हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और हम लोग पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एएसडी और आईडीडी, एसएलडी और बीपीडी एंड एएसडी ये वाले टॉपिक सारे कवर करवा चुकी हूँ। इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, और मैं उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा और उन वीडियोस को भी ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियोस में सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ज़ोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ज़ोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। मतलब जो ज़ोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो एक एक्सट्रीम फोकस से कैरेक्टराइज्ड है फिज़िकल सिम्टम्स पे। मतलब कि जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उन उन फिज़िकल सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, जैसे कि पेन, फैटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दैट कॉजेज मेजर इमोशनल डिस्ट्रेस एंड प्रॉब्लम फंक्शनिंग। मतलब मतलब पेन फील होता है इनको, फैटीग होता है और ब्रीद लेने में इनको प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, जिसके कारण जो है मेजर इमोशनल डिस्ट्रेस होता है और फंक्शन करने में प्रॉब्लम आती है ना। अभी हम आगे चल के ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा कि जिन लोगों को भी ज़ोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की परेशानी होती है, उनको ये चीज़ें रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब रियल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, बट डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, जैसे कि पेन या फिर फैटीग होना। तो चलिए अभी हम पहले पढ़ते हैं DSM-5 क्राइटेरिया। One or more somatic symptoms that are distressing or result in significant disruption of daily life। मतलब एक या एक से ज़्यादा जोमैटिक सिम्टम्स जो डिस्ट्रेस करते हों और जिसका रिज़ल्ट ये आए कि डेली लाइफ में उन्हें बहुत डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इसका, एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स रिलेटेड टू द ज़ोमैटिक सिम्टम्स और एसोसिएटेड हेल्थ कंसर्न्स। जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिव थॉट्स और फीलिंग्स और जो बिहेवियर्स हैं जो ज़ोमैटिक सिम्टम्स से रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं हेल्थ कंसर्न से। मैनिफेस्टेशन बाय एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग: disproportionate and persistent thoughts about seriousness of one's symptoms, persistently high level of anxiety about health or symptoms। मतलब जो भी आपकी हेल्थ है और जो सिम्टम्स हैं उनको लेके बहुत हाई लेवल एंजाइटी रहता है, ज़ोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर जिसको होता है। एक्सेसिव टाइम एंड एनर्जी डिवोटेड टू दीज सिम्टम्स और हेल्थ कंसर्न। सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी डिवोट कर दिया जाता है और जो सिम्टम्स और हेल्थ कंसर्न्स होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, although any one somatic symptom may not be continuously present। अब हम पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ वन और मोर जोमैटिक सिम्टम्स, यानी एक या एक से ज़्यादा जोमैटिक सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, people with somatic disorder often feel very uncomfortable because of physical problems and don't have a clear medical cause। जिन लोगों को जोमैटिक डिसऑर्डर होता है वो लोग सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम्स के कारण, जिनका मेडिकल कॉज में, मतलब मेडिकल में कोई भी क्लियर कॉज नहीं है। दिस सिम्टम्स कैन रियली डिस्टर्ब देयर डेली लाइफ। दे माइट ऑफन कंप्लेन अबाउट पेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द हेड, back or joints।
Some people might face stomach like nausea, bloating, or even loose motions. ये सिम्टम्स रियली डिस्टर्ब करते हैं डेली लाइफ में, और इन्हें ज़्यादातर कंप्लेंट्स रहती हैं इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, कि इनको बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इनको पेन हो रहा है, जैसे कि हेड, सर में, या बैक में, या जॉइंट्स में। और कुछ लोग तो पेट में दर्द को भी फेस करते हैं, जो स्टमक पेन होता है उसको भी फेस करते हैं। इसमें बता रखा है जैसे नॉजिया, ब्लोटिंग होना या फिर लूज मोशंस होना, तो स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकंड पॉइंट है एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स रिलेटेड टू द सिम्टम्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। एंड यस, वीडियो के एंड में मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों को इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं, क्या चीज़ कैसे याद करनी है और कम टाइम में कर लोगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग इजीली इसको कर लोगे याद। कई सारे बच्चों के कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमें ये पता तो है लेकिन हम इसको याद कैसे करें, ये बताओ। तो मैं आप लोगों को वही सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो के एंड में दूंगी, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता लग सकें, ठीक है। एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर रिलेटेड टू द सिम्टम्स। इन सिम्टम्स से रिलेटेड जितने भी एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स हैं उनके बारे में। पीपल विद ज़ोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर ओफन फील रियली अनवेल। जो ज़ोमैटिक सिम्टम्स वाले जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो रियली अनवेल फील कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं मिलता। जब ये लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि फिज़िकली कुछ भी गलत नहीं है आपके साथ। जैसे कि ये लोग बोलते हैं पेन है, तो डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता आपको पेन होगा, या फिर जैसे लूज मोशंस इन्हें लगता है बट होता नहीं है। द सिम्टम्स दे एक्सपीरियंस आर वेरी रियल एंड कैन सीरियसली इफेक्ट देयर डेली लाइफ। जो ये सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करते हैं वो रियल तो होते हैं, और यही जो सिम्टम्स हैं ये इनकी डेली लाइफ को सीरियसली इफ़ेक्ट करते हैं। कॉमन कंप्लेंट्स इंक्लूड्स कांस्टेंट पेन। जो इनकी कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि इन्हें पेन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। जैसे कि हेडेक, सर में दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, बैक में पेन होना, या फिर हार्ट से रिलेटेड इनके सिम्टम, जैसे कि बहुत फास्ट हो गई है इनकी हार्ट बीट, या फिर इन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स इन्हें होती हैं। बट आज तक भी डॉक्टर्स इन चीज़ों का वो नहीं निकाल पाए कि ऐसा होता कुछ नहीं है, बट इन ज़ोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर वाले लोगों को ऐसा लगता क्यों है, ये कोई डॉक्टर आज तक नहीं निकाल पाया ये चीज़। अब आता है क्रॉनिसिटी। सिम्टम्स टिपिकली परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। जो सिम्टम्स टिपिकली 6 मंथ्स से ज़्यादा रहते हैं। ऑल्दो द स्पेसिफिक सिम्टम्स में चेंज ओवर टाइम। जो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं वो समय के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, पर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो 6 मंथ्स से भी ज़्यादा रहते हैं एक पर्सन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटेड फीचर्स। एसोसिएटेड फीचर्स में क्या क्या आएगा? एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स अबाउट फिजिकल सिम्टम्स। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि फिजिकल सिम्टम्स को ले करके इनके बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, बिहेवियर्स भी होते हैं फिजिकल सिम्टम्स को लेके, है ना। ए हाई लेवल ऑफ हेल्थ एंग्जाइटी एंड excessive time and energy devoted to health concerns. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विच इज़ कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी आई होप आप सभी समझते ही होंगे कि किसी भी एक डिसऑर्डर के साथ
एक या दो डिसऑर्डर्स का और होना, मतलब एक या एक से ज़्यादा डिसऑर्डर्स का होना इज़ कॉल्ड कोमॉर्बिडिटी, राइट। फर्स्ट वन इज़ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। यस, इनमें डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी होता है। पैनिक डिसऑर्डर भी होते हैं, पैनिक कर जाते हैं सडनली। जैसे कि मैंने अभी ऊपर पढ़ाया भी था कि हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं इन्हें, है ना। तो जैसे फास्ट हार्ट बीट हो जाए तो अचानक से पैनिक हो जाते हैं। थर्ड इज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। फोर्थ इज फंक्शनल डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सिक्स्थ इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज कोमॉर्बिडिटी इन clinical population. Primary care about 17%, special care, psychiatric populations. अब जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर के पीपल्स पे, पर्सनस पे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम नॉर्मल लोगों से काफ़ी अलग हो जाती है। हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन, डिजीज़ कोर्स, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन इसी के अंदर एक और न्यू टॉपिक आता है विच इज़ FND, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर हेल्प आउट करूँगी, आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। मैं सारे के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट्स बता रही हूँ, सब बता रही हूँ जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो और आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे अगर आप इस सारे के सारे पॉइंट्स लिख कर आओगे तो, ठीक है। फर्स्ट, नाउ आवर टॉपिक इज़ फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स like paralysis, tremor, or even seizures, but doctors cannot find any practical reason behind them. मतलब इसमें भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक ऐसी FND एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं एक पर्सन को, जैसे कि पैरालिसिस। अब जो पैरालिसिस है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी, ठीक है। और जो परमानेंट होता है, जैसे कि हमने सुना भी होगा बहुत बार, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसके जैसे लेग्स पे इफ़ेक्ट आ जाए उस चीज़ का, फिर डॉक्टर्स बोल देते हैं कि नहीं अब ये चल नहीं पाएंगे, या फिर कुछ ऐसा ही होता है। तो हम इन्हीं एक्सीडेंट्स की केसेस में ज़्यादा सुनने को मिलता है कि पर्सन पैरालाइज्ड हो गया, पैरालिसिस हो गया उसको, है ना। और टेम्पररी पैरालिसिस वो होता है जो सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। और ट्रेमर और सीजर्स भी होते हैं, पर जो डॉक्टर्स हैं वो अभी तक भी इस चीज़ के पीछे का जो प्रैक्टिकल रीज़न है वो ढूंढ नहीं पाए हैं। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जन डिसऑर्डर। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द फंक्शनिंग। एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक पर्सन को फंक्शन करने में, नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है, बट नो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी इज़ डिटेक्टेड, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट, द नर्वस सिस्टम डजंट फंक्शन प्रॉपरली बट देयर इज़ नो डैमेज टू द नर्व्स। मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, लेकिन नर्व्स में कोई भी डैमेज नहीं है। FND इज़ अ लेजिटिमेट मेडिकल कंडीशन, ये एक लेजिटिमेट मेडिकल कंडीशन है, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू नहीं, ये एक लेजिटिमेट मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें 3 ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं।
पहला आता है न्यूरोलॉजिस्ट, सेकंड इज़ साइकोलॉजिस्ट एंड द थर्ड वन इज़ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम इसके कोमॉर्बिडिटीज़ पढ़ते हैं। इसमें भी वही आएगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें सारे सेम नहीं हैं। इसमें सिर्फ डिप्रेशन और एंग्जाइटी सेम है, बाकी की चेंज हुए हुए यहाँ पे, है ना। तो दोनों की कोमॉर्बिडिटीज़ को ध्यान से लर्न कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ डिप्रेशन, सेकेंड वन इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, थर्ड इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, personality disorders, bipolar disorder, dissociative disorder. अब अब हम पढ़ेंगे इसके DSM-5 क्राइटेरिया। वन और मोर सिम्टम्स ऑफ ऑल्टर्ड वॉलंटरी मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। एक या एक से ज़्यादा सिम्टम्स ऑल्टर्ड वॉलंटरी मोटर और सेंसरी फंक्शन के। क्लिनिकल फाइंडिंग्स दैट शो इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द सिम्टम्स एंड रिकॉग्नाइज न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन। जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो ये शो करती हैं कि जो इनकम्पैटिबिलिटी है सिम्टम्स और जो न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और जो सिम्टम्स और जो रिकॉग्नाइज्ड न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशंस हैं, इन दोनों के बीच में एक इनकम्पैटिबिलिटी है। ठीक है, द सिम्टम्स आर नॉट बीइंग बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल और मेंटल डिसऑर्डर, द सिम्टम्स कॉजिंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट distress or impairment or warranting medical evaluation. Sensory symptoms of FND. Types of sensory symptoms of FND are, ये sensory symptoms के types हैं. ठीक है, first one is numbness or sensory loss. Numbness or sensory loss can happen in FND. ये numbness और sensory loss होना ये FND में होता है. People might feel numbness, tingling or loss of feeling. Loss of feeling का मतलब उन्हें feel होना बंद हो जाता है. It can affect hands, feet, face और arms. ये कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट कर सकता है? हमारे hands पे, feet पे, face पे और arms पे. Medical tests like MRIs often show normal results. अगर हम MRI भी करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट भी करवाते हैं, तो उसमें भी नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं. स्ट्रेस कैन कॉज दीज सिम्टम्स इन FND. स्ट्रेस के कारण ये सिम्टम्स FND में होते हैं. सिम्टम्स आर रियल नॉट फेक. इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो रियल होते हैं, फेक नहीं होते. राइट कैन हेल्प इम्प्रूव थिंग्स. Second is visual disturbance. Vision gets blurry or double. Visual disturbance में क्या प्रॉब्लम आती है इनको, कि इनकी जो विजन है वो ब्लरी हो जाएगी या फिर डबल हो जाती है. डबल मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हमें डबल डबल चीज़ें दिखने लगती हैं, दैट वाज डबल. ठीक है, ब्लरी मतलब जैसे चीज़ें हमें ब्लर्ड दिखने लग जाती हैं, ब्लर्ड दिखने लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़. ठीक है, tunnel vision or loss of one side of vision happens. एक साइड की विजन चले जाना, और जो टर्नल विजन होती है. लाइट सेंसिटिविटी occurs. ब्रेन misinterprets visual signals from eyes. No underlying eye disease causes from these symptoms. इन symptoms से कोई भी आई डिजीज़ नहीं होती. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिटरी सिम्टम्स. ऑडिटरी सिम्टम्स में व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या आती है? ब्रेन प्रोसेसेस साउंड्स रॉन्गली. जो ईयर्स आर फाइन, मतलब ईयर्स कान ठीक हैं, लेकिन जो ब्रेन है उन साउंड्स को ढंग से आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा. सिम्टम्स सडन हियरिंग लॉस. अचानक से
हियरिंग लॉस हो जाना, हियरिंग स्टॉप सडनली इन 1 ईयर, अचानक से एक कान में सुनना बंद हो जाना, बट टेस्ट शो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। पर जो टेस्ट है वो ये शो करता है कि कर रहा है कि जो ईयर्स हैं दोनों ठीक हैं। मफल्ड साउंड सीम डिस्टेंट लाइक अंडर वाटर। Tinnitus, hear ringing, buzzing in quiet places. जैसे अगर आप किसी क्वाइट प्लेस पे खड़े हो तो आपको आपके कान में लगेगा कि कोई कुछ बजा रहा है या फिर कुछ बज हो रहा है, बजिंग हो रही है। साउंड सेंसिटिविटी, नॉर्मल साउंड्स फील टू लाउड और पेनफुल। साउंड सेंसिटिविटी में क्या होता है कि जो नॉर्मल साउंड्स होती हैं वो भी बहुत तेज लगती हैं और बहुत ही पेनफुल लगती हैं हमारे ईयर्स को, है ना। नेक्स्ट इज सीजर्स, टाइप्स ऑफ एफएनडी सिम्टम्स दैट में रिजेंबल सीजर्स। सीजर्स लाइक एपिसोड्स, नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, फेंटिंग एपिसोड्स। अब ये सारे के सारे तीनों पॉइंट्स नीचे एक्सप्लेन्ड हैं, अब इनको पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं सीजर्स लाइक एपिसोड्स। सिम्टम्स लाइक मूवमेंट इश्यूज, ऐसे सिम्टम्स जिसमें मूवमेंट इश्यूज हों, सेंसरी प्रॉब्लम्स हों और सीजर लाइक एपिसोड्स हों, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं। नो डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होता। सिम्टम्स आर रियल, सिम्टम्स रियल होते हैं। एंड दिस इज distressing but not due to epilepsy or brain damage. सिम्टम्स होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्ट्रेसिंग होते हैं, पर जो एपिलेप्सी और ब्रेन डैमेज होता है उसके कारण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस एट वर्क लीड्स टू बॉडी स्टिफनिंग, जर्किंग, जोनिंग आउट। होता है ना कई बार अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो काम का तो इससे इसका क्या होता है, हमारी बॉडी पे असर पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आता है नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स, रिजेंबल एपिलेप्टिक सीजर्स बट विद की डिफरेंसेस। मतलब नॉन एपिलेप्टिक सीजर और एपिलेप्टिक सीजर इन दोनों को रिजेंबल कर सकते हो, पर एक की डिफरेंस के साथ, मतलब दोनों में एक छोटा सा की डिफरेंस है। EEG shows normal brain activity in conversion seizures. जो EEG है वो नॉर्मल ब्रेन शो करता है, नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को शो करता है कन्वर्शन सीजर्स में। नो कन्फ्यूजन और मेमोरी लॉस पोस्ट एपिसोड्स अनलाइक ट्रू सीजर्स। तो कोई भी कन्फ्यूजन या मेमोरी लॉस नहीं होता पोस्ट एपिसोड्स में सीजर्स के। ओफन इन्वॉल्व ड्रामेटिक मूवमेंट्स, उसमें कुछ ड्रामेटिक मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, रेयर होते हैं एपिलेप्टिक सीजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज फेंटिंग एपिसोड्स। फेंटिंग एपिसोड्स इन एफएनडी आर रियल सिम्टम्स। फेंटिंग एपिसोड्स रियल होते हैं एफएनडी के सिम्टम्स में, बट डोंट फॉलो टिपिकल मेडिकल पैटर्न्स। पर ये किसी एक टिपिकल मेडिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करते। दे आर ड्यू टू द ब्रेन हिटिंग पॉज अंडर द स्ट्रेस। द ब्रेन इजंट प्रोसेसिंग थिंग्स प्रॉपरली, ब्रेन प्रॉपरली चीज़ों को आगे प्रोसेस नहीं कर रहा। फेंटिंग इन एफएनडी माइट शो सिम्टम्स, अगर एफएनडी में अगर फेंट हो रहा है पर्सन तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, जैसे कि ब्लैकआउट, अचानक से आंखों के सामने बिल्कुल सारा ब्लैकआउट हो जाना, कुछ ना दिखना, है ना, और फेंट हो जाना, अचानक चक्कर खा के गिर जाना। दीज सिम्टम्स कैन कॉज फॉल्स, इंजरीज, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। इससे क्या होगा, इन एपिसोड से बहुत लॉस होगा ब्लैडर कंट्रोल का, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल होगा और इसमें कुछ इंजरीज भी आ सकती हैं पेशेंट को। इन मेडिकल टर्म्स में इसको कहते हैं साइनकोप,
ठीक है। टेस्ट लाइक हार्ट, ब्रेन, ब्लड प्रेशर चेक्स माइट कम बैक नॉर्मल। मतलब ये सारी चीज़ें फिर भी एक बार नॉर्मल हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ मोटर सिम्टम्स पड़ेंगी। वीकनेस और पैरालिसिस इसमें होता है, ये एफएनडी में अभी हमने ऊपर पढ़ा। फंक्शनल लिम्ब वीकनेस, अ सडन फीलिंग ऑफ वीकनेस इन अ लिम्ब, अचानक से लिम्ब्स में, आर्म्स और लेग्स में आपको वीकनेस लगने लगे, ओफन रिजेंबलिंग सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रोक। फंक्शनल पैरालिसिस, अ टेम्पररी और कंप्लीट इनएबिलिटी टू मूव अ पार्ट ऑफ द बॉडी। फंक्शनल पैरालिसिस में क्या होता है, टेम्पररी या कंप्लीट इनएबिलिटी, मतलब या तो बिल्कुल ही नहीं हिला पाएगा या फिर थोड़ा बहुत हिला पाएगा किसी बॉडी पार्ट्स को। पैरालिसिस में भी हमने पढ़ा था ना ऊपर कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट या फिर कंप्लीट भी बोल सकते हो, कंप्लीट पैरालिसिस भी बोल सकते हो। तो मतलब पूरी तरीके से अपनी बॉडी पार्ट्स को हिलाना पाना, जैसे हाथ पैर हो गया, या फिर टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए। ठीक है। क्लिनिकल साइन, सेकेंड इज एबनॉर्मल मूवमेंट्स, फंक्शनल ट्रेमर एंड अनकंट्रोलेबल शेकिंग ओफन ऑफ द हैंड्स और लेग्स। फंक्शनल ट्रेमर में क्या क्या आता है, जैसे कि अचानक से ऐसा हैंड्स या लेग्स में शेक आना जो अनकंट्रोलेबल हो। A key feature is that the tremor often changes or stops when the patient is distracted. इसका की फीचर क्या है कि जो ट्रेमर है वो चेंज हो सकता है या रुक सकता है जब पेशेंट डिस्ट्रैक्टेड हो, कहीं और हो उसका ध्यान, और when the unaffected limbs movement is mirrored. Functional dystonia, sustained involuntary muscle contraction that force the body into abnormal, often painful postures. फंक्शनल डायस्टोनिया में क्या होता है, सस्टेन्ड और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो बॉडी को फोर्स करते हैं उसके एबनॉर्मल ऑफन पेनफुल पोस्चर्स में। ठीक है। अगला आता है फंक्शनल गेट और वॉकिंग डिसऑर्डर, मतलब खड़े होने में या चलने में दिक्कत आना। फीलिंग अनस्टेबल वाइल वॉकिंग, वॉक करते वक्त अनस्टेबल फील करना, ओफन डिस्क्राइब्ड एज हाईली एरोटिक और ड्रामेटिक बट विदाउट फॉलिंग और सीरियस इंजरी। वॉकिंग बाय ड्रैगिंग द लेग, ड्रैगिंग करके चलना, और सडन नी बकलिंग विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नी बकलिंग करना अचानक से बगैर कॉन्शियसनेस के खोए, मतलब विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। द वॉकिंग पैटर्न इज़ ऑफन अनयूजुअल, जो वॉकिंग पैटर्न होता है बहुत ही अनयूजुअल होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और हाईली एफर्टफुल होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। और एंड यस गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप चैनल सब्सक्राइब करने के भी बिल्कुल अमाउंट नहीं लग रहा है ना, और ना लाइक करने के, तो प्लीज़ आप लोगों को बस एक बटन दबाना है लाइक का, और एक सब्सक्राइब करने के लिए एक बटन दबाना है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। और अभी ये लास्ट टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ें आपको कैसे कैसे क्या क्या याद करनी है, मतलब मैं आपको पूरा बता दूँगी कि आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे याद करना है। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। ओके। सो आवर लास्ट टॉपिक इज़ कोग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर।
इन शॉर्ट, कोग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एफएनडी। ठीक है, इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं? इट कैन इंक्लूड द डिफ़िकल्टीज विद मेमोरी, अटेंशन एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन विच आर ऑफन मोर फ्रिक्वेंट एंड सीवियर दैन ओकेजनल फॉरगेटफुलनेस। मतलब नॉर्मली हम जो ओकेजन्स वगैरह भूल जाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा सीवियर होता है ना। इसमें मेमोरी लॉस, मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, अटेंशन प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन्फॉर्मेशन जो ढंग से प्रोसेस नहीं हो पाती, जिसके कारण बहुत फ्रिक्वेंट और सीवियर हो जाती है ये बीमारी। ठीक है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कैन इंक्लूड इमोशनल डाइस रेगुलेशंस। जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? Emotional dysregulations, high emotional reactivity, and being associated with conditions like anxiety, depression, personality disorders, though not always, पर हमेशा नहीं, है ना। कोग्निटिव सिम्टम्स, इसके कोग्निटिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मेमोरी प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि वर्ड्स भूल जाना, और इम्पॉर्टेंट आइटम्स को मिसप्लेस कर देना, या बिल्कुल ब्लैंक हो जाना सडनली जब किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करो, जैसे कि पिन नंबर या फ़ोन नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पेशेंट है या जो पर्सन है वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे वो ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। अटेंशन एंड फोकस, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी आना, और लूजिंग ट्रैक ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस और टास्क, मतलब बात करते करते या किसी टास्क को करते करते अपना ट्रैक भूल जाना कि आप क्या काम कर रहे थे और क्या करने लग गए, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ट्रबल विद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। इन्हें किसी भी चीज़ को प्लान करना हो या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना हो तो इन्हें ट्रबल होता है, परेशानियाँ होती हैं। वर्ड फाइंडिंग, स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स विच कैन लीड टू कॉन्वर्सेशनल डिफ़िकल्टीज़। इन्हें राइट वर्ड्स नहीं पता लग पाता कि हम कॉन्वर्सेशन के वक्त कैसे क्या बात करें, तो उसके कारण इन्हें कॉन्वर्सेशनल डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत होती हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका लास्ट, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ये सिर्फ 3 हैं। द फर्स्ट वन इज़ इमोशनल डायसरेगुलेशन, हाइटेंड इमोशनल रिएक्टिविटी एंड डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी आना। मेंटल हेल्थ कंडीशंस, एफएनडी इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। जो एफएनडी है वो एसोसिएट होगा ऐसी कंडीशंस के साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, लेकिन ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं होती। स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स कैन बी ट्रिगर्स फॉर द ऑनसेट और वर्सनिंग ऑफ एफएनडी सिम्टम्स। जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है और जो ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स होते हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं पेशेंट को उसके ऑनसेट में, और जो एफएनडी के सिम्टम्स हैं उसको और भी ज़्यादा वर्सन और भी बुरा कर सकते हैं, और भी बहुत बुरा बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कुछ पॉइंट्स वगैरह बताऊँगी कैसे क्या याद करना है। ठीक है, तो अभी हम यहीं से शुरू करते हैं। कोग्निटिव सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, ये भाई आप लोग डेफिनेटली याद कर लेना। इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें याद करोगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये जो इसमें ये जो मेन पॉइंट्स हैं ना इनको ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, मैंने कोग्निटिव सिम्टम्स में जो बताए थे एक से सिम्टम्स ही हैं। ठीक है, ये कोग्निटिव और साइकोलॉजिकल दोनों के सिम्टम्स हैं।
ज़्यादा नहीं है, आपने देखा ही होगा कोग्निटिव सिम्टम्स सिर्फ 4 हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सिर्फ 3 हैं। तो 3 साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और 4 कोग्निटिव सिम्टम्स आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। वर्ड्स बहुत इजी लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को लर्न करने में भी इजी रहे और इजी टू रिकॉल भी रहे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, राइट। और इसमें इसमें जो मोटर सिम्टम्स हैं एफएनडी के, इसमें भी ये मेन पॉइंट्स याद कर लेना और इसके अंदर के समझ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इसमें जो सेंसरी सिम्टम्स है ना, इसमें ये भी याद कर लेना, नमनेस और सेंसरी लॉस। वैसे ही ईजी है, इसमें सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स याद कर लेना। अंदर का जो है वो आप देख लेना, अगर आपको याद करने की नीड लगती है तो कर लेना। ज़्यादा मुश्किल पॉइंट्स नहीं लिख रखे, याद करना चाहते हो तो कर लेना, वरना नहीं करना चाहते तो सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो भी आप याद कर सकते हो। इट्स नॉट टू टफ, राइट। देन वी विल कम टू DSM-5 क्राइटेरिया। इसमें भी देखो सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। आप इन 4 के 4 पॉइंट्स को भी याद कर सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर वगैरह, तो उसमें आप अपने आप देख लेना कि आपको DSM-5 क्राइटेरिया लिखना है या नहीं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी लिख देना, क्योंकि DSM-5 क्राइटेरिया अगर लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। और कोमॉर्बिडिटीज़ तो सिर्फ 6 है, इसमें सिर्फ आपको नाम याद करना बस, तो ये इजी है, इसको तो कर ही लेना। और एग्ज़ाम में भी ज़रूर लिख कर आना, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर लिख कर आना एग्ज़ाम में इसको, क्योंकि बहुत एक अच्छा वो है, इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने समझा भी दिया है अच्छे से। फिर आता है, हाँ, समझ लेना इसको तो पेपर में कर पाओगे। बाकी कुछ चीज़ें में आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि इसमें जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरालिसिस, ट्रेमर और इवन सीजर्स भी होते हैं। तो इस तरीके की कुछ ये वाला एक पॉइंट अच्छे से याद कर लेना कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पर्सन को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरालिसिस, ट्रेमर और इवन सीजर्स भी होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ज़रूर याद कर लेना। और ये वाला भी याद कर लेना कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिज़ॉर्डर को हम कन्वर्जन डिज़ॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत काम आएगा, इसको भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में। और अगेन कोमॉर्बिडिटी तो कर ही लेना, ठीक है। इसको तो छोड़ना ही नहीं है, किसी भी टॉपिक के कोमॉर्बिडिटी को तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके एसोसिएटेड फीचर्स भी कर लेना, ठीक है। और बाकी क्लिनिकल सिम्टम्स आप इस पूरा भी याद कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, बहुत छोटा है, समझ के करोगे तो हो जाएगा, है ना। फिर DSM-5 क्राइटेरिया है, फिर ज़ोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक ख़त्म होती है, यहीं पर फिनिश होती है मेरी वीडियो, और चैप्टर भी फिनिश करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।